Dear students, today we will discuss our first chapter, that is relations and functions in 12th mathematics. Okay, dear students, you already studied this chapter, means relations and functions, in your 11th class, but in 12th class here we have to learn some new type of relations and special kinds of functions in this chapter. It's very interesting chapter and very simple chapter. Okay, before starting this chapter we should recap our 11th mathematics chapter number 2, relations and functions. Okay students, let's start. फर्स्ट बेटे रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आता है बेटे ऑर्डर्ड पेयर. क्या आता है? ऑर्डर्ड पेयर. अब देखिए सबसे पहला मीनिंग ये होता है कि ऑर्डर्ड, सबसे पहले हमें यही समझना है कि ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या है. व्हाट डू मीन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर. देखिए नाम से पता है पेयर का मतलब क्या होता है बेटे, जोड़ा. ठीक है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है ना, मीन्स ऐसा पेयर जो ऑर्डर में हो. ठीक है, अब पेयर किसका होना चाहिए यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से एलिमेंट्स इन अ फिक्स ऑर्डर, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. ये इसका मीनिंग है. या आप कह सकते हैं दो ऑब्जेक्ट या दो एलिमेंट जब एक फिक्स ऑर्डर में होते हैं तो उस ऑर्डर को जब हम लिखते हैं कंप्लीट, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास दो सेट हैं ए और बी. एक सेट हमारे पास ए, दूसरा सेट है मेरे पास बी. दोनों के दोनों हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. कैसे सेट्स हैं बेटा, नॉन एम्प्टी सेट्स. यू नो वेरी वेल व्हाट डू मीन बाय नॉन एम्प्टी सेट्स. ठीक है ना, मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट इनके अंदर एग्जिस्ट करेगा. और मैं अगर कोई एलिमेंट लेता हूँ ए, इस ए सेट का, और बी एलिमेंट लेता हूँ बी सेट का, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, ए मीन्स पहले एलिमेंट लिखा मैंने ए सेट का, कोमा दूसरा एलिमेंट लिखा बी सेट का, ए कोमा बी, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में, स्मॉल पैरेंथेसिस में हम लिख देते हैं, तो ये कंप्लीट आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया. अब यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. तो ये जो कंप्लीट है, ये जब स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं तो ये आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है. अब इसमें समझने वाली बात ये है कि पहले एलिमेंट आया है ए और बाद में एलिमेंट क्या आया है बी. अब ये एलिमेंट कौन से सेट में बिलोंग करता है, ए सेट में. दूसरा एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, बी सेट में. तो ये जो ऑर्डर है, मीन्स पहले एलिमेंट किसका लिखा गया है, ए सेट का, बाद में एलिमेंट किसका लिखा गया है, बी सेट का. तो जो ऑर्डर है लिखने का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अगर मान लो आप ऑर्डर चेंज कर देते हो, मान लो आप इसको ऐसे लिखते हैं ए कोमा बी की बजाय अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं बी कोमा ए, अब इसका मीनिंग क्या होगा, है तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर तो ये भी है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा कि जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे जो बी है, ये तो बिलोंग करेगा आपका बी सेट को, दूसरे सेट को, क्योंकि इसके अंदर ही कंसीडर किया मैंने ये. और जो दूसरा एलिमेंट है आपका ए, ये बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट को. अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑर्डर चेंज हो गया. इसमें क्या था, पहला एलिमेंट पहले ए सेट का था, दूसरा एलिमेंट बी सेट का था, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, पहला एलिमेंट बी सेट का लिखा है, दूसरा एलिमेंट ए सेट का लिखा है. मीन्स ऑर्डर चेंज कर दिया. ऑर्डर चेंज करने का मतलब ये हुआ यहाँ से कि जो ए कोमा बी लिखो, और जब आप बी कोमा ए लिखेंगे तो दोनों सेम नहीं है. क्यों नहीं है सेम, व्हाट इज द रीजन व्हाई दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर नॉट सेम, बिकॉज इन एन ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और यहाँ पे ऑर्डर जो वो चेंज कर दिया मैंने. ऑर्डर चेंज करते ही मीनिंग चेंज हो गया. क्यों, बता चुका हूँ मैं. इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहला एलिमेंट ए सेट का, दूसरा एलिमेंट बी सेट का. इसका मीनिंग क्या हुआ, पहला एलिमेंट बी सेट का और दूसरा एलिमेंट ए सेट का. जैसे आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, क्योंकि पेयर है, दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे या दो थिंग्स लिखी जाएंगी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में. इफ यू चेंज द ऑर्डर of the elements, you can say objects, you can say things, then the complete meaning of
दैट ऑर्डर्ड पेयर गेट चेंज्ड। ओके, अब बेटे यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूँ, देखिए समझिए यहाँ पे ये तो है ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ a, b, ये सेट के फॉर्म में लिख दिया, या फिर आप लिखो b, a, ये तो सेम होते हैं। देखिए ध्यान से, ये सेम नहीं है लेकिन ये सेम है। ये तो क्या है ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन ये क्या है सेट। और सेट के अंदर आपको पता होगा जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं वो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ओके, तो ऑर्डर पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जब सेट में लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है बेटा ऑर्डर्ड पेयर मीन्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ फिक्स ऑर्डर। ऑर्डर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इसी की तर्ज पे हम आगे भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेकंड थिंग यहाँ पे अगर मैं कहूँ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए नाम से पता है ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है 3। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा, ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 एलिमेंट्स लिए जाएंगे और एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। ऐसे आप कैरी ऑन कर सकते हैं, आगे भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब मेरे पास मान लो 3 सेट हैं A, B और C, 3 सेट हैं मेरे पास, और तीनों के तीनों ही सेट नॉन एम्प्टी हैं। कैसे सेट हैं बेटा? ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मान लो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ A का, A, दूसरा एलिमेंट लिया B सेट का, ठीक है, तीसरा एलिमेंट लिया C सेट का। तो ऑर्डर ट्रिपलेट अगर मैं ऐसे लिखता हूँ A, B, C, तो इसका मीनिंग होगा कि A तो A के अंदर बिलोंग करेगा, B के अंदर बिलोंग करेगा, C के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे आप इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, जैसे मान लो आप इसको ऐसे लिख दें B, A, C, तो अब इसका मीनिंग क्या है? जो पहला एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा? B के अंदर, दूसरा एलिमेंट A के अंदर और तीसरा एलिमेंट C के अंदर। ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? ऑर्डर चेंज हो गया। अगर आप इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे लाइक दिस A, B, C इज इक्वल टू B, A, C, अगर आप सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो सेम है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो सेम नहीं है। अब इसके बाद आता है बेटा इसमें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्स। क्या आता है? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्स। चलिए यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा है, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर। चलिए, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्स, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर सेम है, मींस A, B इक्वल टू C, D, 2 ऑर्डर्ड पेयर सेम है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का भी फर्स्ट कंपोनेंट दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकता है। जब क्या? दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट आपस में इक्वल हो और दोनों के सेकंड कंपोनेंट भी आपस में इक्वल हो, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ऑर्डर्ड पेयर इक्वल आपके नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे x, y इज इक्वल टू 2, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो एक ऑर्डर्ड पेयर तो ये है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? ये इक्वल कब हो सकते हैं? वैसे तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होते, यहाँ तो इक्वल दे रखे हैं उसने। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका फर्स्ट कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड के जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो कंपोनेंट होगा x, राइट हैंड साइड के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, और सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यूज। ये था बेटा ऑर्डर्ड पेयर, सबसे बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, तभी इस चैप्टर पे धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। आज केवल बेसिक चलेगा बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आपका ऑर्डर्ड पेयर हो चुका है। नेक्स्ट वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट की बात कर रहा हूँ बेटा, 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेट का भी निकाल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए बेसिक समझिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का मीनिंग है, मान लो आपके पास 2 सेट हैं A और B, ठीक है, दोनों ही आपके पास नॉन एम्प्टी सेट हैं। कैसे सेट हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब दोनों के अंदर एलिमेंट तो मिलेगा एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो है ही है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? इट इज द सेट ऑफ
all ordered pairs A, B where मैंने A एलिमेंट लिया A सेट का और B एलिमेंट लिया B सेट का। मीनिंग समझिए, मैंने क्या किया बेटा, ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में लिए मैंने A, B और इस तरीके से लिए जो पहला एलिमेंट है वो A सेट के अंदर बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट B के अंदर बिलोंग करेगा। तो इन कंप्लीट ऑर्डर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर पॉसिबल है, मैं भी बताऊंगा कैसे बनते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे उन सभी का जो सेट होगा उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज कॉल्ड कार्टेशियन या कार्टेशियन बोल दें आप, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा इसको, रिप्रेजेंटेड एज, अब पहला एलिमेंट किसका लिया ए का, दूसरा एलिमेंट किसका लिया बी का, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पहला एलिमेंट किसका लिया ए का, दूसरा एलिमेंट किसका लिया बी का, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से। ठीक है, अगर आप पहला एलिमेंट लेते बी का और दूसरा एलिमेंट लेते ए का तो उसको रिप्रेजेंट करते बी क्रॉस ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट ए का लिया है, दूसरा एलिमेंट बी का लिया है। थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक सेट है ए 1 2, बी सेट है मान लो 3 और 4, ओके, एंड यू आर टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स ए एंड बी, मीन्स ए क्रॉस बी आपको ही निकालना है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ, तो कर्ली ब्रैकेट लगाई क्योंकि सेट तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका सेट। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएं, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, कब, जब आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से ए क्रॉस बी के लिए ए के एलिमेंट है 1 और 2 और बी के एलिमेंट है 3 और 4, तो इसके एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, इसके एलिमेंट्स का, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उनका जो सेट बनेगा वो ए क्रॉस बी बनेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे इसका एलिमेंट है 1, तो 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाओ 3 का, 1, 3 ऑर्डर्ड पेयर तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, पहला एलिमेंट ए सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट का होगा। ठीक है, उसके बाद 1 लेंगे, 1 के साथ यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर किसका बन सकता है, 4 का बन सकता है। उसके बाद ए सेट का दूसरा एलिमेंट क्या है 2, तो 2 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनेगा, इधर 3 के साथ, और यहाँ पे 2 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनेगा, 4 के साथ। कोई और ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है यहाँ, पॉसिबल है कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4, 1 2 3 4। तो बेटे समझिए, जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे बने उनका एक सेट लिया, वो सेट डिनोट करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। इसमें पहला एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करेगा, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करेगा, उनका सेकेंड एलिमेंट बी सेट को बिलोंग करेगा। बाय द वे, इफ यू वांट टू फाइंड हियर बी क्रॉस ए, मान लो आप बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, तो बी क्या है, बी सेट क्या है 3 4 और ए क्या है 1 और 2। आप बी क्रॉस ए निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे बी क्रॉस ए, अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा, पहला एलिमेंट किसका लूंगा बी का, दूसरा एलिमेंट किसका लूंगा ए का लूंगा, जितने भी ऑर्डर बन सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर, उनका जो सेट बनेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा बी क्रॉस ए। कैसे बनाएंगे, पहला एलिमेंट बी का, तो बी सेट ये है, दूसरा एलिमेंट ए का लेना है, जितने पॉसिबल बन सकते हैं बनाइए। तो 3 के साथ 1 का बना, 3 के साथ 2 का बना बेटे, ऐसे अब 3 के साथ तो बन चुका है, अब बचा 4 एलिमेंट, 4 के साथ बनाइए, 4 1 4 और 2, तो 4 ही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ से एक छोटी सी बात बताइए बेटा, ये आपके पास आया है बी क्रॉस ए, यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, क्या ये दोनों इक्वल हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मीन्स एक सेट ये है दूसरा सेट ये है, क्या ये इक्वल है। सेट, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। चेक करेंगे, यहाँ पे 1 3 है, क्या इसमें 1 3 है, नहीं है। आप ऐसे कहोगे सर यहाँ पे 3 1 रहा है, बेटे ये ऑर्डर्ड पेयर है, 1 3 और 3 1, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं, इसमें 1 4 है, इसमें 1 4 नहीं है, 2 3 है, इसमें नहीं है, मीन्स दोनों सेट आपके इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जनरली जो सेट होता है ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है ना, ये इक्वल कब होगा, जब दोनों सेट इक्वल होंगे। कब होगा, मान लो आपके पास 2 सेट इक्वल हो,
ए इक्वल टू क्या हो, बी, दोनों सेट सेम है, तब आपके पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आ जाएगा। दूसरी चीज, एलिमेंट काउंट करो, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। देखिए ये सेट है, एक ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट एक एलिमेंट को डिनोट करेगा, तो एक एलिमेंट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एलिमेंट है ए क्रॉस बी के अंदर। तो दूसरा कंक्लूजन निकला यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, बी क्रॉस ए के अंदर देखो कितने हैं, 1 2 3 4, इसके अंदर भी 4 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम। अरे वाह, यहाँ से तो एक रिजल्ट और भी निकल के आया। क्या निकल के आया, देखिए ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2, बी के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2, तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कितने आए, 4, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से तीसरा रिजल्ट क्या निकल के आएगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ भाई किसी सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। सिंपल कर सकते हैं, क्या 5 इंटू 3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यू विल गेट 15। अगर मैं आपसे कहता हूँ बी क्रॉस ए के अंदर कितने होंगे, ये भी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 3 इंटू 5, ये भी कितना आंसर आएगा बेटा, 15। ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आप अपने आप से निकाल सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक जो कंसेप्ट है उस पर फोकस करें, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो। अब एक छोटी सी बात बताएं बेटा, मान लो मेरे पास एक सेट है ए 1 2, दूसरा सेट है बी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब आप कह सकते हो इसको एम्प्टी सेट, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट मैंने नहीं लिया इसके अंदर। छोटी सी बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ ए क्रॉस बी, बताओ क्या आएगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या होगा, पहला एलिमेंट लूंगा ए का, दूसरा एलिमेंट लूंगा बी का, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं। अब जब दूसरा एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब तो यहाँ तो कुछ आएगा ही नहीं, और यहाँ कुछ नहीं आएगा तो इसका मतलब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी आएगा वो क्या आएगा बेटे, 5 आएगा। तो एक और नया कंक्लूजन निकल के आया। कंक्लूजन क्या निकल के आया यहाँ पे, कि जो ए क्रॉस बी है वो 5 होगा, मीन्स एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी कब होगा, या तो पहला एलिमेंट आपका एम्प्टी पहला सेट एम्प्टी बन जाए, या दूसरा सेट आपका एम्प्टी बन जाए, या आपके दोनों ही एम्प्टी बन जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, इसका मीनिंग ये हुआ आइदर या तो ए 5 होगा, या आपका बी 5 होगा, या आपका बोथ ए एंड बी, ये आपका 5 होगा। तो बेटा ये 4 कंक्लूजन है, इसको अच्छे से आप लिख लें। पहला क्या बताया मैंने, जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता, एग्जाम्पल दे दिया। दूसरी चीज, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस बी के अंदर वो इक्वल होंगे बी क्रॉस ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं। क्यों होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ऐसे ही आप बी क्रॉस ए के अंदर भी निकालिए, आंसर सेम रहेगा। चौथी चीज क्या बताई लास्ट, कि ए क्रॉस बी एम्प्टी कब होगा, क्योंकि सेट है, सेट आपका एम्प्टी हो सकता है। कब होगा, या तो आपका एक सेट कोई भी ए और बी में से कोई भी आपका एम्प्टी बन जाए, या आपके दोनों एम्प्टी बन जाए।